नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 24 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि हम सभी क्वेश्चंस और आंसर के माध्यम से करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। इस क्लास में मैक्सिमम उसी टॉपिक को कवर किया जाता है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो आप लोग चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीति आयोग द्वारा जारी रोडमैप के अनुसार भारत को किस वर्ष तक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक रोडमैप जारी किया जैव अर्थव्यवस्था को लेकर के, और उसमें कहा गया कि 2035 तक भारत जो है जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति बन जाएगा। इसका शुभारंभ जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में किया है। इस रोडमैप का प्रमुख लक्ष्य है 2035 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था को 691 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। 3 करोड़ से अधिक मूल्य के रोजगार सृजित करना है और भारत को 2035 तक विश्व की 3 जैव प्रौद्योगिकी शक्तियों में शामिल करना है। वर्तमान में स्थिति देखें भारत की क्या है। भारत की जो जैव अर्थव्यवस्था है पिछले 10 वर्षों में लगभग 16 गुना बढ़ गया है, 60 टाइम बढ़ गया है। ठीक है, 2014 में जहाँ 10 अरब डॉलर था, वहीं 2025 में यह बढ़ करके 195.3 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, वर्तमान में जो इसका जीडीपी में अनुपात देखा जाए तो लगभग 4.8% का योगदान है जीडीपी में। जीडीपी क्या है? किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है, उसे कहते हैं जीडीपी। यानी कि एक देश में जितने भी लोग रह रहे हैं वो काम करते हैं, काम करने के बाद जो काम करते हैं, चाहे वस्तुओं का उत्पादन करें या सेवाओं का सृजन करें, उनका एक वर्ष में जो मौद्रिक मूल्य होगा वही किसी देश का जीडीपी होता है। इसमें इंडियन भी होंगे और जो बाहर के लोग आकर के यहाँ काम कर रहे हैं नॉन इंडियन, उनका भी इस जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू की गई विश्वास 2026 योजना किससे संबंधित विवादों के निपटान के लिए किया गया है? तो यह योजना जो है एक मुफ्त विवाद समाधान योजना है। क्या है? एक मुफ्त विवाद समाधान योजना। इसका उद्देश्य डैमेज और जुर्माने से संबंधित विवादों को सही तरीके से निपटान करना है। यह योजना 29 जून को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 29 जून 2026 को शुरू की गई थी और यह 6 माह तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु के किस जिले में स्थित किलाई गांव को राज्य का पहला जलवायु प्रतिरोधी गांव घोषित किया गया है?
अगर हम इस तरह से भी देखें तो तमिलनाडु का कौन सा गांव है जिसे राज्य का पहला जलवायु प्रतिरोधी गांव घोषित किया गया है? तो इस तरह से देखें तो वो है किलाई। और यह किलाई जो है कुड्डालोर जिले में स्थित है, तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में स्थित है। जलवायु प्रतिरोधी गांव क्या होता है? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति तैयारी, मतलब गांव का वह समुदाय होता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति तैयारी, अनुकूलन, जोखिम में कमी और शीघ्र पुनर्प्राप्ति की क्षमता विकसित करता है। इसका उद्देश्य सतत विकास के साथ लोगों की आजीविका और जीवन स्तर को सुरक्षित करना या बनाना है। किलाई को ही क्यों चुना गया जलवायु प्रतिरोधी गांव के रूप में? क्योंकि यह पिचावरम मैंग्रोव पिचावरम मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के निकट है और निम्नलिखित जलवायु जोखिमों का सामना करता है, जैसे बार बार चक्रवात, तटीय कटाव, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूजल में खारे पानी का प्रवेश, बाढ़ की समस्या, मछुआरों और किसानों का संकट। इन सब से निपटने के लिए इस गांव ने तैयारी की है, विकसित किया है, जलवायु प्रतिरोधी तंत्र को डेवलप किया है। तो कौन सा गांव है? किलाई गांव। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क के कितने प्रतिशत हिस्से का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? अभी भारत ने ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क के 99.6% अपना रेल विद्युतीकृत रेल नेटवर्क डेवलप किया है। इसकी जानकारी भी रेल मंत्रालय द्वारा की गई है। अगर सब देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक विद्युतीकृत रेल नेटवर्क है वह है स्विट्जरलैंड का। कितना है? 100%। जबकि भारत का कितना है? 99.6%। इसके साथ भारत जो है दूसरे स्थान पर है। इसके बाद चीन का स्थान आता है। चीन ने जो लगभग 82% चीन ने किया और स्पेन की बात करें तो 67% स्पेन ने। तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर स्पेन आता है। वर्ष देखें 2014 से पहले 60 वर्षों में भारत ने 21,801 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया था। लेकिन जो 14 से 26 के बीच में देखें तो 48,072 किलोमीटर रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है। ठीक है, इससे डीजल खपत में कमी आई है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत 6G गठबंधन के सदस्य संख्या कितने संगठनों तक पहुंच गई? मतलब कितने सदस्यों की संख्या बढ़ गई है? 90 तक यह पहुंच गई। कितना? 90 तक। राज्य संचार मंत्री ने घोषणा की कि सदस्य संख्या बढ़कर 90 संगठनों तक पहुंच गई है। भारत 6G गठबंधन है क्या? यह जो है एक उद्योग नेतृत्व एवं सरकार समर्पित सहयोगात्मक मंच है। इसकी स्थापना भारत को 6G दूर संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, और इसका नोडल मंत्रालय दूरसंचार विभाग को है। इस गठबंधन में बहुत से लोग शामिल हैं, जैसे नेक्स्ट जनरेशन अलायंस,
अलायंस, ये यूएसए का है। 6GIA ये यूरोप का है। 6G फोरम दक्षिण कोरिया का है। ये और भी हैं, 6G ब्राज़ील, यूरोपियन स्पेस एजेंसी आदि सभी इसके साझेदार हैं। नेक्स्ट, मिनी नंदी किसान समृद्धि योजना के तहत कितने स्वदेशी गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और यह योजना पशुपालन एवं डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया है। इस योजना के तहत 10 स्वदेशी गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और इसमें 10 स्वदेशी गायों की डेयरी इकाई की अनुमानित लागत है वह 23.6 लाख निर्धारित है और इसमें 15% लाभार्थियों के द्वारा दिया जाता है, 35% बैंक ऋण मिलता है। ठीक है, ओके। इसमें जो नस्ल हैं जिनमें प्रमुख नस्ल को शामिल किया गया है गायों की, उसमें गिर है, साहिवाल और थार पारकर। नेक्स्ट, अनुराग जैन को किस पद पर नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अनुराग जैन को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के कावल टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए प्राथमिकता प्राप्त स्थल के रूप में चिन्हित किया है? तो यह जो बाघ अभ्यारण्य संरक्षण है, टाइगर रिजर्व है, वह तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, इसको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघ संरक्षण के लिए प्राथमिकता प्राप्त स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। यह तेलंगाना के आदिलाबाद और निर्मल जिले में स्थित है। इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है इसे। इसमें इसका जो गोदावरी नदी है इसके आसपास से होकर बहती है। यह मध्य भारतीय बाघ परिदृश्य का सबसे दक्षिणी भाग है तथा तदोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है के पारिस्थितिक रूप से यह जुड़ा हुआ है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं गोदावरी है, कदम नदी है, पेद्दावागु है। ठीक है, तो यह तेलंगाना में। नेक्स्ट चलें, हाल ही में नेचर फूड पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत में मीथेन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो अभी हाल ही में नेचर फूड पत्रिका में एक प्रकाशित एक अध्ययन बताया गया कि भारत में धान के खेत दुनिया के प्रमुख मीथेन उत्सर्जक हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं, क्योंकि धान के खेतों से मीथेन का उत्सर्जन होता है। मीथेन का मतलब CH4। CH4 एक हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस का घटक है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद CO2 के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, यह औद्योगिक क्रांति के बाद हुई वैश्विक ताप वृद्धि
का लगभग 30% मीथेन उत्सर्जन के कारण हुआ है। ठीक है, मीथेन उत्सर्जन कृषि क्षेत्र में विशेषकर धान की खेती, पशुपालन और ऊर्जा के क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, अपशिष्ट क्षेत्र जो है लैंडफिल और सीवेज वहाँ से हो रहा है। यह बेसिकली एक रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। यह दलदली, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका वायुमंडल में जीवन काल 12 वर्ष है। यह 12 वर्ष तक वायुमंडल में बना रहता है। WDMMA 2026 की वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थान है? अभी भारतीय वायुसेना ने वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA की वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग में 5वीं बार विश्व की तीसरा सबसे शक्तिशाली वायुसेना का स्थान बनाए रखा है। इस रैंकिंग में भारत से जो ऊपर है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पहले स्थान पर है। दूसरे पर रूस है। ठीक है, इसमें कुल 103 देशों की 129 वायु सेवाओं का मूल्यांकन किया गया था। अगर भारत की स्थिति देखें तो भारत के पास कुल विमानों की संख्या है 1716 विमान भारत के पास है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो आप लोग उनको जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। और यह पुरस्कार जो है 1 अगस्त 2026 को पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। अजीत डोभाल ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने, खुफिया एजेंसियों के बेहतर समन्वय और रणनीतिक सुरक्षा अभियानों के नेतृत्व और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बेसिकली 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं और कहाँ के थे? केरल कैडर के थे। इन्होंने IB में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी कि IBC द्वारा मुंबई से भारत के पहले आधिकारिक रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई थी। इसलिए 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब ने भारत का पहला प्रायोगिक रेडियो प्रसारण शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। WBWF विश्व चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? उसका नाम पीको रखा गया है। इसका नाम पीको है। ठीक है, पीको इसका जो विश्व चैंपियनशिप का 30वां संस्करण नई दिल्ली में 30वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इसमें 50 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे।
पीकॉक का भारतीय जो पक्षी है मोर से यह प्रेरित है। पहली मिश्रित दिव्यांग एसेज श्रृंखला 2027 में किस देश की मेजबानी करेगा, मतलब किस देश में यह खेला जाएगा मिश्रित दिव्यांग एसेज श्रृंखला? इंग्लैंड वर्ष 2027 में पहली बार आयोजित होने वाली मिश्रित दिव्यांग एसेज श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा। यह श्रृंखला दिव्यांग क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण या मील का पत्थर होगा। मिश्रित दिव्यांग एसेज जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाली पहली द्विपक्षीय एसेज क्रिकेट श्रृंखला है। इसमें मिश्रित दिव्यांगता वाले पुरुष टीम भाग लेंगी। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। फिर हम कल आएंगे 25 तारीख का करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।